वो लेवल ऑफ डिमांड, वो लेवल ऑफ अवेयरनेस जब कंज्यूमर में ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए आ जाएगा कि अगर मुझे बिल्डिंग लेनी है तो एक सस्टेनेबल बिल्डिंग ही लेनी है, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग ही लेनी है। हर चीज़ का एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास लाइट नहीं है कमरे में, मैं लाइट लगा लूँगा, दिस जस्ट टू मच हीट, मैं एसी ऑन कर लूँगा। पर आर्किटेक्चर आपको ये सोचना सिखाता है कि हीट है ही क्यों, लाइट क्यों नहीं है। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस एक्चुअली। आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, आई एम अ सिविल इंजीनियर, बट व्हेन आई गॉट इनटू सिविल इंजीनियरिंग आई विश्ड आई वाज एन आर्किटेक्ट। आई वर्क इन गृहा फॉर अबाउट 6 years नाउ। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था गृहा काउंसिल और अभी 2021 में रिसेंटली ही मैंने गृहा से रिज़ाइन किया है। बहुत मज़ा आया गृहा में काम करने में। एक्चुअली द वन थिंग दैट आई लाइक रियली अबाउट गृहा इज़ द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी दैट दे गिव यू इन टर्म्स ऑफ वर्क। सो इट्स नॉट जस्ट कि अगर आप रेटिंग्स पे काम कर रहे हो सो आप सिर्फ रेटिंग्स और रिव्यूज़ पे ही काम करते रहोगे। जैसे मेरे लिए पर्सनली मैं बताऊँ तो रेटिंग्स और रिव्यूज़ के अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे डाइवर्स काम किए जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया करने में। जैसे एक काम था जो हमने RWAs के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है सोसाइटीज़ में बनी हुई, उनके लिए हमने एक पर्यावरण रक्षक नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें हम RWAs में जाके लोगों को सेंसिटाइज़ करते थे टूवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट। और वो हम सेंसिटाइज ऐसे करते थे कि हम उनके साथ में गेम्स खेलते थे वहाँ पे जाके। तो वो गेम्स जो थे वो सब हमने साथ मिलके गृहा में डिज़ाइन करे थे, मैंने और मेरी टीम ने। और फिर हमने जब उनको अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके खेला अलग अलग लोगों के साथ में तो बहुत अच्छा फीडबैक आया। सो ये एक अच्छा डिफरेंट काम था जो गृहा में मैंने किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम थे। मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन वर्क एट गृहा। So there's a very interesting story behind this actually. I am not an architect, I am a civil engineer, but when I got into civil engineering I wished I was an architect. So the thing was that in 12th standard, like when I had passed 12th standard but I had not joined engineering yet, so I read an article on green buildings and somehow it just transformed me as a person. मतलब मैंने सोचा कि यार green buildings is the future, आपको यही करना चाहिए, मतलब मुझे ये pursue करना चाहिए। And I got into civil engineering, then I chose civil as a field। उसके पहले I don't know, मुझे शायद electronics and communication ले लेता या IT CS कुछ ले लेता, but green buildings से मैं इतना ज़्यादा influence था that I took civil engineering। But I realized that at that time there was not much focus of green buildings when academics was considered। तो academics में इतना ज़्यादा तब आया नहीं था, हमको सिलेबस वगैरह में या टीचर्स वगैरह से ग्रीन बिल्डिंग्स का इतना सीखने को नहीं मिला था। कुछ टाइम के लिए मैंने सोचा कि यार अगर आर्किटेक्चर लिया होता तो शायद डिज़ाइन कर रहा होता ग्रीन बिल्डिंग्स, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं यार सिविल इंजीनियरिंग लेके भी कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं या फिर उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। सो मैंने खुद ही फिर ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में सीखना शुरू किया। लेटर डाउन द लाइन आई गॉट टू नो अबाउट गृहा, IGBC, इन सब के बारे में मुझे पता चला कि ये रेटिंग बॉडीज़ हैं इंडिया में जो कि ग्रीन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। मैंने इनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी शुरू करी, इनके जो सेमिनार्स थे इनकी बुक्स पढ़नी शुरू करी, इनके एग्ज़ाम्स देने शुरू किए और फिर धीरे धीरे करके मैं इस लाइन में आ ही गया। सो आई थिंक इट वॉज इनएविटेबल फॉर मी, मेरे को आना ही था ग्रीन बिल्डिंग्स की लाइन में। So everyday life in Griha is quite busy actually. In fact, there is a lot of misconception in the market that when you are working in a rating authority, because Griha is an authority for the entire nation, so when you are working in a rating authority, so आपका काफ़ी laid back सा attitude हो जाता है, you become थोड़ा सा kind of lazy, you're not on your toes. So ऐसा कुछ misconception market में है that I've heard of कि ऐसा चल रहा है। बट आज मैं ये मिथ आपको बर्स्ट कर देता हूँ, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग हम इतने ज़्यादा इनग्रोस्ड होते हैं अपने काम में, क्योंकि इतना सारा काम फटाफट हमारे पास आता जाता है। देयर आर साइट विजिट्स, देन वी हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, तो फिर उसका रिव्यू करना है और साइट विजिट्स इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। बिकॉज हमारे लिए साइट विजिट इज़ अ डेली बिजनेस फॉर अस। मैं जब बताऊँ, मैं महीने में कम से कम 12 से 14 साइट विजिट्स करता था।
तो मेरा दिन जैसे स्टार्ट होता था, अगर साइट विजिट्स के लिए है, सो मैं बहुत जल्दी उठ के पहले एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ से फटाफट साइट पे गए, साइट से पूरा डेटा कलेक्ट करके फोटोग्राफ्स लेके वापस आए, फिर घर आए, फिर अगले दिन हो सकता है दूसरी प्रोजेक्ट की साइट विजिट है तो फिर सुबह 6 बजे उठ के फिर फ्लाइट पकड़ के साइट विजिट कर रहे हैं, तीसरे दिन हो सकता है एक और साइट विजिट है। सो इस तरह का जो बिजनेस होता है तो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ हेक्टिक फॉर यू ऑल्सो, and it is a super charged up mahal for all of us in Griha Council where we all are working in super energetic mode। हमारा सबका दिन बहुत सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाता है, फिर दिन भर की एक्टिविटीज़ प्लान करके इनफैक्ट लेट नाइट तक हम वहीं पे काम कर रहे होते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने लेट नाइट स्नैक्स 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक हमने ऑर्डर करके एंड देन वी आर गोइंग टू आवर होम्स टू स्लीप एंड ऑल, बट इट्स अ वेरी 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 अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग वर्क एट Griha Council। Actually, we already knew it. If you read the Griha manual or any green building manual for that matter, you will understand that this is not anything new. It's not something new that we have come up with. These are all age-old principles that we used to practice in our country. All the architects, all the engineers used to practice in our country. हम क्या बोल रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग्स में? डे लाइट इंटीग्रेट करो, ठीक है, नेचुरल वेंटिलेशन को इंटीग्रेट करो, तो इतनी सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, आपको एनर्जी एफिशिएंसी अटेन करो, वाटर को रिचार्ज करो आप ग्राउंड में, क्या इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो नई आपको मतलब पता चल रही है यहाँ पे, या ये सारी वही चीज़ें जो 5th क्लास में आपने सोशल साइंस में या EVS में कहीं ना कहीं पढ़ रखी थी, बस यहाँ पे एक अलग स्केल पे आपको देखने को मिल रही है। तो जितने भी कोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारी कंट्री में, NBC हो गया, ECBC हो गया, उन सब का एक अमालगमेशन ही तो गृहा है, उन सब का अमालगमेशन ही तो ग्रीन बिल्डिंग्स है। हम कुछ नया थोड़ी बता रहे हैं। आप वास्तु फॉलो कर लो, अगर आप वास्तु के लॉजिक्स को देखोगे कि आपके किचन किस डायरेक्शन में होने चाहिए, सो वो सब उस साइंटिफिक लॉजिक को ही मान रहे हैं कि किचन की रिक्वायरमेंट अगर आपको सुबह में होती है, जहाँ पे ईस्ट और साउथ ईस्ट में ज़्यादा सूरज है, ज़्यादा रोशनी आएगी, तो आप उस साइड अपना किचन प्लेस करोगे ताकि आपका रिक्वायरमेंट जो है वो नेचुरल लाइट से फुलफिल हो जाए। तो गृह में भी हम सब यही फंडे बोल रहे हैं, मतलब इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट ऑफ कोर्स अगर आप लॉजिकली बिल्ड करोगे, सो इफ यू आर बिल्डिंग लॉजिकली देन यू आर बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग एंड यू आर फुलफिलिंग गृह एनीवे। सो गृह एंड लॉजिक गो हैंड इन हैंड, इसमें कोई ऐसा अलग अलग नहीं है वो। So architects, what I feel, if I have to give my honest opinion, so at the core of their heart they want to construct good sustainable buildings. I think somehow वो जब मार्केट में होते हैं एंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट को लेकर कभी कभार ये परसेप्शंस हो जाते हैं कि ठीक है हम ग्रीन बिल्डिंग ना बनाकर या फिर एक उस तरह का सस्टेनेबल आर्किटेक्चर ना बना के क्लाइंट रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी देके उसको फॉलो कर लेते हैं। बट एज फार एज माई एक्सपीरियंस गोज, मैंने जितने भी आर्किटेक्ट से बात करी है, everyone is super, you know, they just want to construct green buildings, want to construct sustainable buildings and want to practice only this type of architecture. So that has been my experience with. It all depends actually. If you look at the core principles of every rating system, see, LEED is a rating system designed and developed by the USGBC, which is the US Green Building Council. So they have a slightly different set of fundas that they use. Then you have other rating systems like you mentioned कि IGBC एक rating system है, GEM एक rating system है। तो सबके पीछे अगर आप एक बैकग्राउंड देखेंगे और उनकी हिस्ट्री पे जाएंगे कि वो रेटिंग बनी ही क्यों थी, कौन उसको प्रमोट कर रहा है, उसके पीछे बनाने वाले कौन लोग थे और क्या आइडियोलॉजी को वो रेटिंग लेकर बनी है, so you will understand कि then you will be at a better position to choose कि which rating system to go to. I'm not saying that rating systems are bad or anything, कोई rating system अच्छा या कोई बुरा नहीं होता है, because at the end of the day everyone tries to promote sustainability, सब जाओ उसी डायरेक्शन में रहे हैं। इज जस्ट दैट कि किसी का पाथ थोड़ा डिफरेंट है, किसी का पाथ थोड़ा डिफरेंट है। सो अगर मेरे को यहाँ से कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, सो देयर माइट बी 3 रोड्स लीडिंग टू दैट एंड वी विल ऑल रीच टू द सेम डेस्टिनेशन। इज जस्ट दैट कि मुझे कौन सा रास्ता पसंद है पर्सनली। सी, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन द ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर, जो कि हमें पता चला है।
बिकॉज बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो कि ग्रीन को, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, चाहे आप वो रिन्यूएबल एनर्जी की देख लो, चाहे एनर्जी एफिशिएंसी की, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जितनी भी स्कीम्स हैं, हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, आप उसको देखो, या फिर आप पर्टिकुलरली ग्रीन बिल्डिंग्स की भी अगर बात करोगे, सो गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से मैंडेट कर रखा है कि उनके स्ट्रक्चर्स ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन रेटेड रहेंगे। रिसेंटली गृहा ने महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर भी काफ़ी सारी जो उनकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स थी उनको ग्रीन में कन्वर्ट किया था। एक फेज़ में कुछ 300-400 बिल्डिंग्स थी जो हमने ग्रीन में कन्वर्ट करके उन्हें सर्टिफाई किया था। So government is thinking on all of those directions, and like as I said, I am glad कि India is leading in this market. When we talk about the overall green setup, so there are a lot of micro things that we have to look at. As I said, first is energy efficiency, like all the segments that we look for in a building. अगर मैं उसको सबको नेशन के स्केल पे अप्लाई करूँ तो वही चीज़ें हो जाएंगी। जैसे अगर मैं वाटर एफिशिएंसी की बात करूँ तो बिल्डिंग में हम बोलते हैं कि यू हैव टू मेक योर बिल्डिंग वाटर एफिशिएंट। उसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिल्डिंग में पानी जा कहाँ रहा है, तो लैंडस्केपिंग में जा रहा है, बिल्डिंग वाटर डिमांड में जा रहा है, हम बोलते हैं आप अपनी लैंडस्केप एफिशिएंट कर लो, बिल्डिंग वाटर डिमांड एफिशिएंट कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मैं नेशन वाइड बात करूँ तो नेशन में भी सबसे ज़्यादा पानी एग्रीकल्चर में जा रहा है, तो गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एफिशिएंट बना लें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है तो वहाँ से हम पानी बचा लें जितना हो सके। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ है, बिल्डिंग्स है, तो जितने भी सेक्टर्स आते जा रहे हैं उनको हम केटर करते जाएंगे, पर जो सबसे ज़्यादा चंक मेरा जा रहा है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है, तो एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना लूँ, मेरा काम हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं, एयर पोल्यूशन की कहाँ कहाँ होता है, तो हम जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए या फिर आपकी साइट का पोल्यूशन बाहर ना जाए उसको करने के लिए आप बैरिगेशन लगाइए, ग्रीन नेट्स लगाइए, क्लॉथ्स लगाइए, व्हील वॉशिंग फैसिलिटी अपनी साइट पे बनाइए, तो ये हम बिल्डिंग लेवल पे बात करते हैं। उसी तरह अगर मैं गवर्नमेंट का देखूँ कि वो नेशन लेवल पे सोचते हैं, तो नेशन लेवल पे फिर ट्रांसपोर्ट की वजह से काफ़ी एयर पोल्यूशन होता है, स्टबल बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, अनकुक्ड फ्यूल की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, तो इन सब सेक्टर्स पे फिर गवर्नमेंट एक एक करके काम कर रही है। सो आई थिंक कि वो जो अप्रोच है गृहा की बिल्डिंग्स के लिए और गवर्नमेंट की नेशन के लिए वो सेम ही है, जस्ट वो स्केल चेंज हो जाता है तो उसके हिसाब से पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती है। Okay, so there is no one standard that you can follow in a building. So every standard has its own speciality. जैसे कि अगर मैं NBC की बात करूँ, NBC ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी एलाबोरेट डॉक्यूमेंट, उसमें बिल्डिंग आर्किटेक्चर से लेके, डिज़ाइन से लेके, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मेजर्स, वेंटिलेशन, प्लम्बिंग डिज़ाइन, वेस्ट मैनेजमेंट, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, सब चीज़ उसमें कवर कर रखी है उन लोगों ने, पूरा बड़ा सा एलाबोरेट सा डॉक्यूमेंट है। अब मैं अगर ECBC पे आऊँ, तो ECBC स्पेसिफिकली वो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है कि बिल्डिंग्स में एनर्जी कैसे कंजर्व करनी है, वो भी कमर्शियल लेवल्स पे। ऑफ कोर्स आपने इको निवास संहिता की बात करी जो कि अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी ECBC R के नाम से पॉपुलर है, वो ECBC रेजिडेंशियल, सो वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी बात करता है। पर अगर मैं ECBC का जो मेन डॉक्यूमेंट है उसकी बात करूँ तो वो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। अब कौन से एरिया हैं जिसमें मैं एनर्जी कंजर्व कर सकता हूँ, मेजरली अगर मैं बिल्डिंग्स में देखूँ तो HVAC में और लाइटिंग में और इक्विपमेंट लोड में सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरी कंज्यूम होती है। तो अगर मैं हीट गेन रोक दूं तो मेरा HVAC का खर्चा कम हो जाएगा, अगर मैं नेचुरल लाइट को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा आर्टिफिशियल लाइट का खर्चा कम हो जाएगा, और इक्विपमेंट्स को अगर मैं एनर्जी एफिशिएंट बना दूं तो उसमें मेरा खर्चा कम हो जाएगा। सो ECBC मेजरली यही बातें करता है, देखो कि आपकी ग्लास स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आपकी वॉल असेंबली कैसी होनी चाहिए, सो ताकि जो हीट गेन है इनसाइड द बिल्डिंग वो कम हो सके। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, पंप्स हैं, मोटर्स हैं, चिलर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, उनके लॉसेस कितने होने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट चीज़ों को यूज़ कर सकें। सो ECBC प्राइमरीली इन चीज़ों की बात करता है। कुछ एस्पेक्ट डिज़ाइन के वो देखता है, जैसे कि विंडो टू वॉल रेशो है कि अगर मेरा एक पूरा फसाड है उसमें विंडो एरिया कितना होना चाहिए मेरे वॉल एरिया के मुकाबले में, उसको वो थोड़ा सा देखता है। उसके अलावा शेडिंग जो कि सोलर हीट गेन कोफिशिएंट से रिलेटेड है, तो टोटल सोलर हीट गेन कोफिशिएंट देखता है, उसमें अगर आपका शेडिंग भी आ गया तो वो कॉम्पेंसेट आप उससे कर सकते हो, उसमें देखता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ECBC का डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है, डिज़ाइन आपको मेजरली सब NBC के हिसाब से ही मिलेगा।
इसके अलावा और भी सारे कोड्स हैं लाइक BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं मटेरियल रिलेटेड, जो कि एक ग्रीन बिल्डिंग में होने चाहिए, कि PPC में कितना % फ्लाई ऐश होना चाहिए, या फिर बाकी जो मटेरियल्स हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो हमें BIS कोड बताता है। सो आई थिंक हर कोड की अपनी एक खासियत है, अपनी एक स्पेशलिटी है। गृहा की अगर मैं बात करूं, सो मैंने जैसे पहले भी बोला था कि गृहा इज जस्ट एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज कोड्स। तो हमने इन कोड्स में से जो जो इनकी स्पेशलिटी थी वो निकाल कर एक मैनुअल बनाया, गृहा मैनुअल, जिसमें ऑफ कोर्स हमारे पास जो डेटा अवेलेबल था, जो कि हमारे बहुत टाइम से टेरी की रिसर्च रही है बिल्डिंग सेक्टर्स में, पता नहीं कितने सालों से रिसर्च रही है टेरी की, और अभी भी हमारे पास जो ग्रीन बिल्डिंग रिलेटेड डेटा है उसके साथ में कंबाइन करके, उसके साथ में क्लब करके जो एक प्रोडक्ट निकला, दैट इज गृहा मैनुअल। सो अगर आप गृहा मैनुअल को फॉलो करेंगे तो आप वैसे भी NBC की कुछ चीज़ें और ECBC की काफ़ी चीज़ें एनीवे आप फॉलो कर लेंगे उसको। बट ऑफ कोर्स अगर आप इंडिविजुअली भी फॉलो करना चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। The one tip that I would like to tell all the architects is stick to the basics. Just stick to the basics. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो सनपाथ डायग्राम, जो सनपाथ एनालिसिस, ये सब सिखाया जाता है आपको। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दैट थिंग, कि अगर आप बेसिक क्लाइमेटोलॉजी की अगर आप देखेंगे, जो जिस तरह का टेरेन है हमारा, जिस तरह का क्लाइमेट है, उसके हिसाब से अगर आप डिज़ाइन करेंगे, सो यू विल इनएविटेबली रीच टू अ ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन। बट इफ़ यू step into all these jargons of ECBC, because ECBC एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेगा, वो ये बोलेगा आपको कि आप एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट लगाओ, पर आर्किटेक्चर आपको ये बोलेगा कि आप इक्विपमेंट ही क्यों लगाओ। बिना इक्विपमेंट के भी तो पहले काम होते थे, पहले लोग बिना इक्विपमेंट्स के भी तो रहते थे, सर्वाइव करते थे, बिल्डिंग्स होती थी, वो कैसे होती थी। सो आर्किटेक्चर हमें वो सोचना सिखाता है। ये जो हमारे पास में कोड्स हैं, ये कुछ हद तक हमारी सोच को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बिकॉज हर चीज़ का एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में। मेरे पास लाइट नहीं है कमरे में, मैं लाइट लगा लूँगा, देयर इज जस्ट टू मच हीट, मैं AC ऑन कर लूँगा। पर आर्किटेक्चर आपको ये सोचना सिखाता है कि हीट है ही क्यों, लाइट क्यों नहीं है। तो अगर आप उन चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करोगे कि यार मेरे को ऐसी बिल्डिंग बनानी है विच इज़ नॉट ECBC कंप्लाइंट, बिकॉज उसको ECBC की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को उन इक्विपमेंट्स की, उन ग्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तब है असली आप सस्टेनेबिलिटी को अचीव करेंगे। सो दिस इज जस्ट माई कॉल टू द आर्किटेक्ट, स्टिक टू द बेसिक्स मैन। दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज जब हम गृहा में भी थे और इस तरह की मीटिंग्स हमारी होती थी विजन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, सो आई थिंक जो एक कॉमन विजन सबका निकल के आता है, दैट इज़ स्प्रेडिंग अवेयरनेस टू एवरीवन। बिकॉज अभी भी अगर मैं देखूं तो इन कोड्स के रिलेटेड ECBC-R, गृहा और ग्रीन बिल्डिंग्स, इन सब को रिलेटेड मार्केट में उतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस है तो कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इन सब की डिमांड क्रिएट नहीं होती है। अगर मैं आज परसेंटेज की भी बात करूं कि अगर 100 बिल्डिंग्स में से 2 ही ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग ले रही है या 2 ही ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही है, तो ऐसा क्यों है? एक मैं आपको अगर सिंपल स्टडी दूं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जब स्टार लेबलिंग स्टार्ट किया था, तो उन्होंने भी अराउंड सेम टाइम ही स्टार्ट किया था, 2004-2005 के आसपास में उन्होंने भी स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, जिसके तहत वो स्टार रेटिंग देते हैं, वो स्टार्ट किया था। बट आज अगर मैं मार्केट में देखूँ तो उतना अवेयरनेस है, उतनी कंज्यूमर डिमांड है कि आप अगर खरीदने जाओगे कोई एयर कंडीशनर और आपको विदाउट स्टार लेबलिंग का कोई भी एयर कंडीशनर गलती से भी मिल रहा है, वैसे तो मैंडेटरी है, मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल रहा है तो आप खरीदोगे नहीं उसको। तो उस हद तक उस लेवल का एक अवेयरनेस है और एक डिमांड है जो कंज्यूमर में क्रिएटेड है कि यार मुझे लेना है तो स्टार रेटिंग का ही लेना है, चाहे 3, 4, 5 का लेना है, लेकिन मुझे स्टार रेटिंग ही लेना है, स्टार रेटिंग के बिना नहीं लेना है। वो लेवल ऑफ डिमांड, वो लेवल ऑफ अवेयरनेस जब कंज्यूमर में ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए आ जाएगा कि अगर मुझे बिल्डिंग लेनी है तो एक सस्टेनेबल बिल्डिंग ही लेनी है, एक एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग ही लेनी है, I think that is what we aspire for and what we should, reach out to all the people in the country and raise this awareness about this issue कि बॉस जाना है तो ग्रीन बिल्डिंग्स is the way, वरना नहीं।